नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ज्योग्राफी के बेस पे फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें से आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है रिस्पॉन्सिबल है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में जो रेनफॉल होती है, मतलब उत्तरी पश्चिमी भाग, जो इंडिया का उत्तरी पश्चिमी भाग है या हिमालयन रीजन हम कह सकते हैं, मेनली जम्मू कश्मीर का रीजन या पंजाब का रीजन, दिल्ली का रीजन या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन, हिमाचल प्रदेश, ये इन सब रीजन में जो बारिश होती है वो क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। ये ऑप्शन गिवन है आपको। फर्स्ट है विथड्रॉल ऑफ मानसून, साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड साउथ वेस्ट मानसून। देखिए जो साउथ वेस्ट मानसून है इससे इंडिया में लगभग जो इंडिया में बारिश होती है, ठीक है, इंडिया में जितने भी बारिश होने के चांसेस होते हैं हम कह सकते हैं, जो अभी जुलाई का मौसम, जुलाई अगस्त सितंबर का जो मौसम होता है इसमें जो मानसून आता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है। ठीक है, और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून इंडिया में बहुत ही कम जगह पे बारिश करता है। जैसे लेट्स से ये इंडिया का मान लो सदर्न पार्ट है, तो साउथ वेस्ट मानसून इस तरह से आता है, इंडिया में हिट करता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हिट करता है और लगभग इंडिया के मोस्टली ऑफ पार्ट में, सबसे ज्यादा पार्ट में जो है इंडिया के ये बारिश कराता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून इस साइड से आता है। देखो नॉर्थ ईस्ट ऐसे मतलब जहां से ओरिजिन होता है किसी मानसून का, जहां से उत्पन्न होता है मानसून, उसी के नाम पे उसका नाम पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब उत्तरी पूर्वी मानसून जो है इस साइड से आता है। और आपको पता है इस साइड में हिमालय है और हिमालय मोस्टली जो विंड है उसको रोक देता है। इसका मतलब कुछ ही पोर्शन जो बंगाल की खाड़ी, जो बे ऑफ बंगाल का कुछ रीजन है, वहां से ये मॉइस्चर देता है और ये केवल एक ही पार्ट में, मतलब तमिलनाडु के कोरोमंडलम जो कोस्ट है, तमिलनाडु का जो कोरोमंडलम कोस्ट है, केवल वहीं पे बारिश कराता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून से केवल तमिलनाडु के कोरोमंडलम कोस्ट पे, कोरोमंडलम तट पे बारिश होती है। किससे? नॉर्थ ईस्ट मानसून से। मतलब दो चीजें आपको क्लियर हो गई, नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है और साउथ वेस्ट मानसून जो है, जो आप देखते हो सबसे ज्यादा इंडिया में जो बारिश होती है वो होती है साउथ वेस्ट मानसून से। और ये सबसे पहले केरल के कोस्ट पे क्या करती है, हिट करती है। ठीक है, लेकिन ये बात कुछ और कह रही है। ये बात ये हो रही है कि जो ठंडियों में जो बारिश होती है, ठंडियों में जो रेनफॉल होती है, कहाँ पे हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में जो बारिश होती है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ पंजाब का रीजन हो गया, हरियाणा का रीजन हो गया, साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है ठंडियों के मौसम में, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ का कारण क्या होता है इसका बहने का? क्योंकि जेट स्ट्रीम और साथ साथ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से जो हवाएं आती हैं या कैस्पियन सी से जो हवाएं आती है, उसमें मॉइस्चर होता है, जिसके कारण ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, पश्चिमी विक्षोभ, इंडिया के कई हिस्सों में बारिश कराती है, मोस्टली नॉर्थ और वेस्ट के रीजन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं बस क्वेश्चन को बस मार्क करना है। तो यहाँ पे काफी आपके लिए नॉलेजेबल क्लास होने वाली है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट देन द अदर थ्री। तो इसमें से बताना है कि किस ऑप्शन, मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा सनलाइट को परावर्तित करता है, मतलब सूर्य की किरण को कौन सबसे ज्यादा परावर्तित करता है, सनलाइट को कौन सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें से हमारा जो पहला ऑप्शन है सैंड डेजर्ट। देखो सैंड डेजर्ट आपको पता है रिफ्लेक्शन का जो रेट है वो प्लेन सरफेस और प्लेन सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल प्लेन और स्मूथ सरफेस अगर है, स्मूथ सतह जो है उस पर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। तो सैंड डेजर्ट जो है प्लेन सरफेस नहीं होता, ये स्मूथ भी नहीं होता, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा
अवशोषित लाइट ज्यादा होगी लेकिन रिफ्लेक्शन कम होगी। पैडी कल्टीवेशन लैंड मतलब धान की खेती में, यहाँ भी तो इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है टेम्परेट क्लाइमेट का जो रीजन है, पैरी लैंड जो होते हैं उसमें देखो सबसे ज्यादा फ्रेश स्नो कवर्ड पे होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? फ्रेश स्नो कवर्ड लैंड, मतलब जो ऐसा लैंड जो है जो कि स्नो से, बर्फ से कवर्ड है। अब बर्फ से कोई भी लैंड कवर्ड होगा तो बर्फ एक हम कह सकते हैं एक प्लेन सरफेस होगा, बिल्कुल प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस होगा। और साथ साथ व्हाइट कलर जो है सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है। तो साथ साथ एक कलर का भी रीजन है यहाँ पे, व्हाइट कलर के कारण भी रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और प्लेन और स्मूथ सरफेस है, तो इस कारण से रिफ्लेक्शन, थर्ड ऑप्शन सही है, फ्रेश स्नो कवर्ड लैंड। ठीक है, इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ एमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओजोन होल? देखो ओजोन होल, ओजोन की जो परत है उसमें होल हो गया था, आपको पता है कि बहुत समय पहले। तो जिसका मतलब जो इम्पैक्ट ओजोन होल का हुआ था सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ था? ओजोन परत में जो होल हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था? सीएफसी के कारण। सीएफसी जो है फ्रीज, एसी, इन सब में यूज किया जाता था। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण ही ये ओजोन होल में जो ओजोन का जो होल होता है वो हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ होता है, मतलब किस जगह इफेक्ट किया था? इट इज द लॉस ऑफ ट्रोपोस्फेयर ओजोन ओवर अंटार्कटिका। देखो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन का लेयर नहीं होता या बहुत ही कम ओजोन होता है। ओजोन का लेयर जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। समतापमंडल में ओजोन का एक लेयर होता है O3, ओजोन का फॉर्मूला है O3। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर गिवन है, और तो चीजें सही है लेकिन यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन तो होता, मतलब यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ज्यादा कॉज यहाँ पे नहीं करेगा। नेक्स्ट है इट इज द लॉस ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन ओवर अंटार्कटिका, बिल्कुल सही है। ये जो है ओजोन का जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन था, ठीक है, कौन सा? स्ट्रेटोस्फेरिक, समताप मंडल में जो ओजोन का जो लेयर है वो अंटार्कटिका के रीजन में होल जो है दिखाई दिया था, क्योंकि होल सबसे पहले कहाँ दिखाई देगा? सबसे पहले उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पे दिखाई देता है। ठीक है, आगे थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट इज ए होल इन द अंटार्कटिका आइस शीट, नहीं आइस शीट पे होल नहीं हुआ था, होल हुआ था स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन की परत है उसमें होल हुआ था। इट इज द लॉस ऑफ इक्वेटोरियल ओजोन, ये भी गलत है, इक्वेटोरियल ओजोन का कोई लॉस का यहाँ पे कॉज नहीं था। तो सबसे पहले जो सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी, इट इज द लॉस ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन ओवर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका रीजन में स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक मतलब समतापमंडल में जो ओजोन की परत होती है उसमें होल देखा गया था। और इसका कारण क्या था? कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण, जो कि एसी, फ्रिज, इन सब में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता था, जिसको बैन कर दिया गया पूरी तरह से, जिससे कि ओजोन जो होल था उसमें वो फिर से कवर हो गया। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री मानसून रेनफॉल इन इंडिया नोन एज मैंगो शावर्स अकर्स इन द कोस्टल एरिया ऑफ, देखो किस एरिया में, मतलब कौन से, देखो ये कोस्टल स्टेट है, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये कोस्टल स्टेट है। और इनमें से किस स्टेट पे जो लौटता हुआ मानसून, प्री मानसून जो रेनफॉल है, तो प्री मानसून सावर होता है, जो कि मैंगो सावर जिसको बोला जाता है, क्योंकि ये मैंगो, आम की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैंगो सावर जिसको बोला जाता है, प्री मानसून सावर, ये आम को पकने के लिए या आम के ग्रोथ के लिए, मैंगो के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये कर्नाटका रीजन में होता है, मतलब जो ये कर्नाटका जो रीजन है यहाँ पे ये इम्पैक्ट करता है। ठीक है, कर्नाटका रीजन में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, which of the following is most important raw material for generation of power in India? देखो इंडिया में जो पावर जनरेशन है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का जो उत्पादन होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मटेरियल क्या है इंडिया में? वो है कोल। क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है वो होता है कोयले से, थर्मल पावर प्लांट से होता है।
उसके बाद इन सब से होता है यूरेनियम, नेचुरल गैस से, मिनरल ऑयल से, इन सब से कम होता है। सबसे ज्यादा किससे होता है? कोल से होता है। ठीक है, इसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि सोलर पावर से, या विंड पावर, या हम कह सकते हैं रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, और यूरेनियम, जो यूरेनियम के एटॉमिक पावर प्लांट होते हैं उसका भी यूज किया जा रहा है। लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा हम कोल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कोल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कोल काफी ज्यादा कंपेरेटिवली अदर चीजों से सस्ता है, और इंडिया में काफी ज्यादा कोल होता भी है। हम कह सकते हैं झारखंड में कोल की बहुत ही बड़ी माइन है। ठीक है, सिंहभूम जिसको बोला जाता है, छोटा नागपुर प्लेटू के पास। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ ए मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो। देखो, स्नो और रेन अभी हमने डिस्कस किया था, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, पश्चिमी विक्षोभ, उसमें ये वाला रेन ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब इसमें जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, या यूपी के कई रीजन में यहाँ पे जो रेन देखने की मिलती है, उसमें रेन और स्नो दोनों मिक्स होता है। कभी कभी आप देखते हो रेन के साथ साथ छोटे छोटे स्नो के पत्थर टुकड़े आपको दिखते हैं गिरते हुए। वो किस तरह का प्रेसिपिटेशन का मतलब, देखो प्रेसिपिटेशन का मतलब कोई चीज आसमान से जब रेनफॉल के फॉर्म में गिरती है, मतलब वाटर जो है किसी फॉर्म में गिरता है, चाहे आप स्नो के फॉर्म में गिर रहा है वाटर, चाहे वो स्लिट के फॉर्म में, चाहे वो हेल स्टॉर्म के फॉर्म में गिर रहा है, चाहे वो रेनफॉल के फॉर्म में गिर रहा है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन देखिए, सबसे पहले देखो कोई ग्राउंड सरफेस है जिसमें वाटर है, लेट्स से कोई ओशन है या सी है, यहाँ पे पानी का है और पानी है, तो सन रेज जब पड़ती है, सन की हीट जब पड़ती है, तो यहाँ से वाटर वेपर, जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब ये जो वाटर वेपर है जब ऊपर जाएगा, काफी ऊपर, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर काफी लो होता जाता है। तो एक समय ऐसा आता है जब ये वाटर वेपर कंडेंसेट हो जाएगा, तो सेकेंड जो स्टेप होता है वो कंडेंसेशन होता है, और थर्ड स्टेप है आपका प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कंडेंसेशन के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है? देखो, ड्रिजल का मतलब बहुत ही छोटी हल्की हल्की जो बूंदें पड़ती हैं उसको बोलते हैं ड्रिजल। हेल और स्लिट, तो ये है स्लिट, ये क्या है? स्लिट है। स्नोफॉल तो जानते हो, स्नोफॉल बिल्कुल बर्फ ही गिरता है, और स्नो रुई की तरह होता है बिल्कुल। ठीक है, हेल स्टॉर्म का मतलब पत्थर के टुकड़े जब पड़ते हैं, मतलब यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही है, केवल स्नो ही गिर रहा है, स्नो, या हम कह सकते हैं छोटे छोटे स्नो आइस के पेटल्स हम कह सकते हैं गिर सकता है, तो वो होता है हेल। और स्लिट होता है जिसमें रेन और स्नो दोनों साथ साथ गिरती हैं, उसको बोला जाता है स्लिट। ठीक है, क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन एज। देखो, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया का, उसको क्या बोला जाता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, जैसे ये इंडिया का कोस्टल है, पेनिनसुला प्लेटू है, यहाँ पे लेट से ये गुजरात का पार्ट है। ठीक है, तो कोस्टल एरिया यही है आपका, कोस्टल एरिया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया में अगर हम कहें कि ये जो पार्ट है गुजरात का जो पार्ट हो गया, और यहाँ पे महाराष्ट्र और थोड़ा सा गोवा का रीजन ले लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। देखो, गुजरात हो गया और यहाँ पे नीचे महाराष्ट्र का कोस्ट है और ये गोवा का कोस्ट है। इन तीनों को बोला जाता है कोंकण कोस्ट। क्या बोला जाता है इनको? कोंकण कोस्ट। हम कह सकते हैं वेस्ट ये है, ईस्ट ये है, तो वेस्टर्न जो कोस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कोंकण कोस्ट बोलते हैं। वेस्टर्न कोस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट होता है उसको कोंकण कोस्ट, और जो कर्नाटका का रीजन है, कर्नाटका का रीजन है, ये कर्नाटका का रीजन है, और इसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। क्या बोलते हैं? कन्नड़ कोस्ट। और इसको बोलते हैं जो केरला और थोड़ा सा तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु का जो रीजन है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार कोस्ट। मालाबार एक एक्सरसाइज होती है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ पे क्वाड ग्रुप आपने सुना होगा, क्वाड ग्रुप की एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। तो ये यहाँ पे होती है, कहाँ पे? मालाबार कोस्ट में। इसको बोलते हैं कोरोमंडलम कोस्ट। मैंने बताया था साउथ जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसमें जो बारिश होती है ठंडियों में, वो कहाँ होती है? कोरोमंडलम कोस्ट में होती है। इसके बाद इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है।
तो ये कुछ कोस्ट हैं, कोस्टल रीजन, और आपका जो आंसर है वो कोंकण कोस्ट है। कौन सा? कोंकण कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्रॉप कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड ग्रेन। जो ग्लोबल फूड ग्रेन का सप्लाई है उसमें जो 3 इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो ग्रेन जो है कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रेन की सप्लाई, उसमें से कौन सा है? वीट, राइस, बार्ले। ठीक है, ये नहीं है इसमें। वीट राइस तो है, ठीक है, वीट और राइस तो है, लेकिन बार्ले नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कह सकते हैं कि वीट और राइस तो है बट बार्ले नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि वीट और राइस है लेकिन तीनों नहीं है। राइस है, मेज भी होता है, ठीक है, सॉर्गम नहीं होता, राइस और मेज होता है। वीट और मेज होता है लेकिन सॉर्गम नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों आ रहा है, वीट, राइस और मेज। ठीक है, गेहूं, चावल और मेज, मक्का। ठीक है, ये तीनों है, तीनों हम कह सकते हैं ग्लोबल फूड ग्रेन सप्लाई में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा, सबसे कम जो इफेक्ट पड़ रहा है, सबसे लीस्ट लाइकली इफेक्ट जो पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है इन चारों ऑप्शन में? देखिए, सबसे पहला है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ हरिकेन। हरिकेन एक तूफान होता है, चक्रवाती तूफान, ठीक है, जो अमेरिका वगैरह में आता है, उसको हरिकेन बोला जाता है। हमारे यहाँ उसको चक्रवात बोलते हैं, ठीक है, साइक्लोन बोला जाता है हमारे यहाँ, ठीक है, चक्रवात। और कई कई रीजन में उसको टाइफून बोला जाता है, ठीक है, टाइफून हो गया, जापान वगैरह रीजन में उसको टाइफून बोला जाता है। तो नाम वही है, मतलब काम वही है, लेकिन नाम अलग अलग प्लेस पे अलग अलग है। तो हरिकेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जितने भी बारिश जो होती है या तूफान आते हैं वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। और एटमॉस्फेयर में जो अगर जो गैसेस हैं, जो एयर है, अगर वो वार्म होगा, मोस्टली ज़्यादा वार्म होगा, तो इससे लो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, तो इससे तूफान आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो हम कह सकते हैं ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन, मतलब ये तो मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट है। दूसरा है लॉस ऑफ फर्टाइल डेल्टा रीजन एज ए फॉर एग्रीकल्चर। ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन, ये ऑप्शन सही लग रहा है आपका, क्योंकि सबसे जो कम इफेक्ट पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर वेजिटेशन। देखो, वेजिटेशन आपको पता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सन की लाइट पे डिपेंड करता है। सन की लाइट ज्यादा मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा ना, घटेगा थोड़ी, और डिक्रीज भी करता है, तो ये इसका इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है श्रिंकिंग ऑफ पोलर आइस रीजन। अब देखो, पोलर जो आइस है वो मेल्ट करती है, क्यों मेल्ट करती है भाई? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होने वाला है ग्लोबल वार्मिंग का, वो होने वाला है श्रिंकिंग ऑफ पोलर आइस रीजन, जिससे कि जो सी का लेवल है, जो सी का एवरेज लेवल है, वो भी इंक्रीज हो सकती है, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकता है कि कई आइलैंड कंट्रीज जो हैं या कई कोस्टल जो स्टेट हैं वो क्या हो जाएं, सबमर्ज हो जाएं इन द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय विच वाटर बॉडी। अंडमान और निकोबार किस वाटर बॉडी से, किस वाटर बॉडी से ये सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्ट्रेट जो है और गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट आपको पता है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, गल्फ ऑफ मन्नार भी वही है। ये 11 डिग्री चैनल थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन 10 डिग्री चैनल हम कह सकते हैं, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल की बात करें तो ये लगता है अंडमान और को जो कोको आइलैंड है म्यांमार का, उसको अलग करता होगा। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आंसर सही होने वाला है वो क्या है? 10 डिग्री चैनल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है टेहरी डैम इज कंट्रोवर्शियल डैम वाज बिल्ट ओवर द विच रिवर।
देखो टेहरी डैम जो है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचाई पे रहने वाला, मतलब ऊंचाई पे जो है डैम जो बना हुआ है वो टेहरी डैम है। और ये गंगा रिवर पे है, लेकिन गंगा रिवर मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता क्योंकि गंगा रिवर ये देवप्रयाग के बाद गंगा बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये है भागीरथी रिवर, ठीक है। किस रिवर पे है ये, कौन से रिवर पे है, ये भागीरथी रिवर पे है। और भागीरथी रिवर जो है ये अलकनंदा रिवर से मिलती है, अलकनंदा रिवर, और बहुत सारे रिवर मिलते हैं, ठीक है, जिससे गंगा नदी बनती है, ठीक है। तो भागीरथी रिवर पे ये टेहरी डैम है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों देवप्रयाग मिलते हैं, और देवप्रयाग के बाद जो नदी है उसको बोला जाता है गंगा रिवर। गंगा रिवर इज मेड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर मेनली भागीरथी एंड अलकनंदा। अलकनंदा में और भी नदियां मिलती हैं, जैसे मंदाकिनी नदी जहाँ से नंद प्रयाग बनता है, ठीक है, कर्ण प्रयाग कहीं से बनता है, रुद्र प्रयाग, पिंडार रिवर होती है। तो ऐसे से कई नदियां मिलती हैं जिससे पूरा हम कह सकते हैं गंगा नदी बनता है, ठीक है। तो लेकिन गंगा नदी ओरिजिनली कौन सी नदी, भागीरथी, क्योंकि भागीरथी ने गंगा को लाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिमालयंस माउंटेन एंड इट्स रिवर एंड सिलेक्ट द राइट वन। तो आपको ये स्टेटमेंट जो दिया है ना, आप यहाँ पे स्टेटमेंट उसको कंसीडर करना, उसको समझना है। और यहाँ पे ये रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग है, हिमालयन माउंटेन और इसके जो रिवर्स होती हैं, नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है द हिमालयन माउंटेन आर यंग, बिल्कुल यंग है, और वीक एंड फ्लेक्सिबल इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन, हिमालयाज आर डाइसेक्टेड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर। देखो हिमालय के बनने के पहले वहां पे कई नदियां थी, ठीक है, जैसे इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, ये सब हिमालय के बनने के पहले थी, जो हिमालय के बीच में पासेस बनाती है, मतलब दोनों तरफ हिमालय है और बीच में एक नदी निकल रही है कोई, जैसे इंडस रिवर, जैसे आपको पता है इंडस रिवर गार्ज बनाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी गार्ज बनाती है, ठीक है। तो ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ये हिमालय के ओरिजिनेशन के, हिमालय के बनने के पहले थी, ठीक है। और तो हम कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ आर राइट, हमारा डी ऑप्शन सही होगा, बोथ आर राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन, सैलिनेशन ऑफ सॉइल इज कॉज्ड बाय, जो सॉइल में सैलिनिटी है, नमक की मात्रा है, हम कह सकते हैं ये इंक्रीज कैसे होती है, इसका इंक्रीज होने का कारण क्या है, ओवर इरिगेशन। आपको पता है कि जो कृषि रिवॉल्यूशन, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया था विश्वनाथ यहाँ पे, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था वो मेनली पंजाब और वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ था, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया था इरिगेशन के ऊपर। तो उस रीजन पे आप देखते हो कि एक्सेस इरिगेशन हो रहा है, और एक्सेस इरिगेशन में यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी, उसमें सैलिनिटी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसका जो रीजन है वो एक्सेस इरिगेशन है, एक्सेस इरिगेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, विच इज द हाईएस्ट ड्रेनेज बेसिन एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। जो पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुला का मतलब होता है कि जो पेनिनसुला प्लेटू है, ठीक है, पेनिनसुला का मतलब जो ऐसा रीजन, ठीक है, पेनिनसुला का मतलब होता है कि ऐसा रीजन जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये है पेनिनसुला रिवर रीजन। और पेनिनसुला रीजन का कौन सा रिवर है जो सबसे ज्यादा बेसिन ड्रेनेज बेसिन एरिया लेके आता है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी की सबसे बड़ी बेसिन भी होगी, ठीक है, ड्रेनेज बेसिन किसकी होगी, गोदावरी नदी की होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द मोस्ट कॉफी ग्रोन इन इंडिया। कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा कॉफी का कल्टीवेशन किया जाता है, मतलब कॉफी सबसे ज्यादा किस स्टेट में ग्रो होती है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी ग्रो की जाती है इन इंडिया, ठीक है, कॉफी के ग्रो में सबसे ज्यादा कर्नाटका है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं, कॉफी में कर्नाटका और केरला में काफी सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है। रबर की खेती में केरला और कर्नाटका है। टी की खेती में असम और केरला, असम में सबसे ज्यादा टी होती है, केरला, ठीक है। टोबैको की खेती में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में टोबैको की खेती की जाती है, तंबाकू की। तो ये हमारे थे 15 क्वेश्चन ऑफ ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफी, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये आपको हर कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ का एग्जाम आने वाला है, या और भी एग्जाम होंगे जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उसमें जियोग्राफी के क्वेश्चन या जीएस के अदर पोर्शन को भी लाते हैं। अभी हम जियोग्राफी के सीरीज को स्टार्ट करते हैं, फिर पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।